हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ एंड वापस से स्वागत है आपका अपने अपने चैनल दैट इज निम्बस करियर टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया DSSB 2026 का पेपर, बायोलॉजी पीजीटी का पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो बेसिकली 20-20 के सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 का आपका एक सेक्शन रहेगा, पहले आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, देन ही आप अगला सेक्शन एक्सप्लोर कर पाओगे। तो बेसिकली हमारी जो कोशिश रहेगी डेली की, दैट इज़ कि हम हर एक पार्ट डेली कवर अप करें 20-20 क्वेश्चन के सेट में। कल हमने सिर्फ 16 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, तो उसको आज हम एक बार बिल्कुल 20 तक कंप्लीट करके, यानी कि बेसिकली आज हम टोटली 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो उसके लिए मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहे। कल से हम हर अगला सेट यानी कि 20-20 क्वेश्चन के उसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है, जाके डू चेक इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा प्रीवियस MCQs। तो उसके रिलेटेड आपके ऊपर जो क्वेश्चन किस तरीके से, और इनफैक्ट इसी साल आपका पेपर हुआ है, तो दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितनी डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि सॉरी कल का 17वां क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है। दैट इज, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाउ डू टेंडन्स कंटिन्यू टू द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो टेंडन्स होती हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पास स्केलेटल मसल्स के फंक्शन में। अब हमें एक चीज पता है, द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं, विच आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारे बोन्स के साथ अटैच होती हैं। दो फीचर्स हैं इनके, वॉलंटरी होती हैं सारी की सारी। हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड, वॉलंटरी है एंड स्ट्राइटेड है। तो उसमें टेंडन्स का क्या लेना देना है? दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास, दैट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यहां पे मेंशन कर देता हूं, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स की बात की जाए तो ठीक है, टेंडन्स हमारे पास क्या करते हैं, टेंडन्स कनेक्ट बोन विद मसल्स, टेंडन्स कनेक्ट बोन विद मसल्स, whereas ligaments connect bone with another bone, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, सभी को पता है। तो पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, दे प्रोटेक्ट मसल्स फ्रॉम फटीग, यानी कि उसको फटीग होने से बचाती है। नहीं सर, ये काम तो इसका नहीं है। ये काम किसका है? ये काम है सर माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि उसके पास एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टोर ऑक्सीजन फॉर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं सही है, बिकॉज ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है सर मायोग्लोबिन का। जो हमारे पास मायोग्लोबिन होती है, ठीक है, ये उसका फंक्शन है, वो ऑक्सीजन आपके पास स्टोर करके रखती है फॉर क्विक कॉन्ट्रैक्शन। रेड मसल जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे। बात की जाए नेक्स्ट, दे ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टू द बोन्स। यस, दिस शुड बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि बेसिकली क्या है हमारे पास जो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पूरी बॉडी हिला रहे हो, ठीक है, बॉडी हिला रहे हो, तो अल्टीमेटली फोर्स कहाँ से जनरेट हो रही है? फोर्स कहाँ से जनरेट हो रही है? सिर्फ मसल से, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम के पास, बोन्स के पास तो एज सच कोई मूविंग मशीनरी नहीं है। कोई स्केलेटन यहाँ पे मैं अकेला स्केलेटन सिस्टम खड़ा कर दूं तो वो अपनी मर्जी से तो मूव नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी की वजह से अगर मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, तो वो कौन करवा पा रही है? वो करवा पा रही है सर हमारी मसल्स। बट उसके साथ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मसल मूव कर रही है, हमारी बोन भी मूव करेगी। तो उसके लिए जो फोर्स लगेगी वो पहले मसल से जाएगी, देन ट्रांसमिट फ्रॉम द टेंडन्स जाएगी किसके पास? स्केलेटल सिस्टम के पास, यानी कि बोन्स के पास। तो ये फंक्शन रहेगा दैट इज टेंडेंस का। दूसरा क्या फंक्शन है इसका? इट कनेक्ट्स बोन विद मसल्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है, वहां से जस्टिफाई हो जाती है स्टेटमेंट। दे हेल्प इन मसल रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ, नहीं सर ये सार्कोमेयर का फंक्शन है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन गलत है, आंसर रहेगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दे ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ मसल टू द बोन्स, ठीक है। तीन फंक्शन है इसके, ये आपके पास मसल्स रहेगी, ये आपके पास टेंडन्स होगी, ये फोर्स डायरेक्शन, हाँ जी, फोर्स आपके पास किसके पास लेके जा रही है? यहाँ पे साफ दिख रहा है, बोन्स के पास लेके जा रही है। और क्या क्या फंक्शन है? दे कनेक्ट मसल टू बोन्स, ट्रांसमिट फोर्स ऑफ मूवमेंट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हम किसी भी चीज को स्ट्रेच कर पा रहे हैं, मसल को थोड़ी बहुत स्ट्रेच कर पा रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस टेंडन, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिमेट्री इन फ्लावर्स इज नॉट करेक्टली मैच? बेसिकली इनकरेक्ट मैच यहां से हमने निकालना है। हिबिस्कस इज एक्टिनोमॉर्फिक,
कैना इज एक्टिनोमॉर्फिक, पी इज जाइगोमॉर्फिक एंड बी इज जाइगोमॉर्फिक। चलिए बताएंगे जल्दी से कौन सा आंसर है। पहले तो एक बार सिमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। और मैं इजी लैंग्वेज में भी बात करूं, एक्टिनोमॉर्फिक हमारे पास, इसको और मैं क्या बोला जा सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक को और बोला जा सकता है हमारे पास रेडियल सिमेट्री, एंड जाइगोमॉर्फिक को और क्या बोला जा सकता है, बायलेटरल सिमेट्री। अब फर्क क्या है इन सभी में? एसिमेट्री का मतलब होता है अगर पासिंग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस मैं बॉडी को 2 हिस्सों में विभाजित कर ही ना पाऊं, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर ही ना पाऊं, उसको बोला जाता है एसिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बाय बोल रही है नाम, नाम बाय मतलब 2 पार्ट्स में, ठीक है। अगर आप सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर तुमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना, क्या करोगे, यहां से काटोगे बीच से? नहीं सर, बीच से काटोगे तो ऊपर वाली साइड ज्यादा मास आ जाएगा, नीचे वाली साइड कम मास आएगा। अगर इक्वल मास चाहिए दोनों साइड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो कहां से काटना पड़ेगा सर? बीच से। यहां से काटोगे बिल्कुल तो 2 इक्वल हिस्से हो जाएंगे। दैट मीन्स माई बॉडी कैन बी कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स ओनली फ्रॉम अ 1 डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जहां मर्जी से काट लो, सेंटर एक्सिस से पास होगी तो आपके पास 2 इक्वल हिस्से होकर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टारफिश के आपके पास, हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है, जहां मर्जी से काट लोगे बीच से होके जाके तो उसके पास जो 2 इक्वल हाफ आपके आगे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि बेसिकली आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर पा रहे हो कहीं से भी पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। जाइगोमॉर्फिक मींस अगर आप सिर्फ एक हिस्से से, एक कट से, यानी कि पासिंग फ्रॉम द सेंटर, आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे चीजें पूछी जा रही है। एनीवेज कमिंग बैक टू ऑप्शन, इसके लिए आपको फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिबिस्कस की बात करते हैं अगर, तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बिल्कुल सही बात सर। कैना एक्टिनोमॉर्फिक है? आई डोंट थिंक सो। कैना शुड बी एसिमेट्रिक, कैना शुड बी एसिमेट्रिक, पी इज जाइगोमॉर्फिक एंड बीन शुड बी जाइगोमॉर्फिक आल्सो। हाँ जी, कैना शुड बी, कैना तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। लेट्स सी इस आंसर। हाँ जी, कैना इज एक्टिनोमॉर्फिक, ये आपने देख भी रखा होगा, बहुत कॉमनली हमारे पास उगने वाला हिबिस्कस एज वेल एज दिस कैना, दिस इज मोस्ट कॉमनली आपके पास बहुत इजीली मिल जाएंगे, नदी नालों के आसपास भी बहुत ज्यादा लगे होते हैं। इसके फ्लावर को देखूं मैं तो इट इज एसिमेट्रिकल, इसको मैं कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, देयरफॉर इट इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज एसिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, which of the following is the male sex organ in bryophytes? Bryophytes also called as amphibians of the plant kingdom. Amphibians क्या होते हैं? ड्यूअल मोड ऑफ सर्वाइवल। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके पास इनको दोनों मोड्स होते हैं, इनको सॉइल भी चाहिए और इनको पानी भी चाहिए, देयरफॉर दे ग्रो नियर द वाटर, ठीक है, ताकि इजीली आपके पास से रिप्रोडक्शन हो जाए। दैट इज द, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम, तब इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। द फॉलोइंग इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? क्या वो स्पोरेंजियम है, क्या वो आर्किगोनियम है, क्या वो राइजोइड्स है, क्या वो एंथ्रीडियम है? राइजोइड्स तो बेसिकली रूट्स होती हैं। हाँ जी, बात की जाए हमारे पास ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। यूनिसेलुलर किसमें होती है और मल्टी सेलुलर किसमें होंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे जल्दी से एक्सप्लेन करके, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरेंजियम नहीं, स्पोरेंजियम की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। स्पोरेंजियम तो आपके पास स्पोर्स कैरी करेगा। 2 ऑप्शन बचते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। मैंने कैसे याद रखा था? एंथर, एंथर मींस मेल पार्ट, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम, अब ऑब्वियस सी बात है, एक याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फीमेल पार्ट होगा, तो एंथ्रीडियम कैरीज द मेल सेक्स पार्ट्स वेयर एज द आर्किगोनियम कैरीज द फीमेल सेक्स पार्ट इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्लियर? आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ जी, ये लिवर वर्ड मार्केंशिया की बात की जा रही है यहाँ पे। राइजोइड जैसे मैंने बताया था रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। किसमें यूनिसेलुलर होते हैं और किसमें मल्टी सेलुलर होते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आर्किगोनियोफोर, हाँ जी, ये आपके पास फीमेल फ्लावर है, फीमेल आपके पास पार्ट है। और विरेज इसकी बात की जाए तो ये एंथ्रीडियोफोर, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द फीमेल थैलस एंड दिस इज द मेल थैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से बताएंगे। Which of the following system of classification
इज बेस्ड अपॉन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि इनमें से कौन सा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्लांटी, प्लांटी की बात की जा रही है। तो जहां पे हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ गए तो वहां पे हमारे पास आंसर आ जाता है, दैट इज फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? बेंथम एंड हुकर ने दिया था हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजिकल चीजें हमारे पास यहाँ पे ध्यान में रखी गई थी। बट यहाँ पे इन लोगों ने फाइलोजेनेटिकल यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे इनको क्लासिफाई नहीं किया था। लीनियर सिस्टम इसने दिया था हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस भाई साहब ने हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें अगेन इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि विजन दिखते हैं, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एंथर्स कितने हैं, उसके बेसिस पे इसने डिवीजन किया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगेन सेम ही चीज होगी, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो कट हो जाता है। लीनियस जी ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है हमारे पास, ठीक है, पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट आज बात करेंगे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये है, इन द टीसीए साइकिल, यानी कि बेसिकली आपके पास बात की जा रही है टीसीए साइकिल की, यानी कि क्रैब साइकिल की बात की जा रही है। क्रैब साइकिल में पूछ रहा है टीसीए साइकिल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टीसीए साइकिल, टीसीए सिट्रिक एसिड, ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्यों बोला जाता है ट्राइसिट्रिक एसिड? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जब हम कभी डिटेल में इसकी जब हम सेशन लेके आएंगे तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसको टीसीए साइकिल क्यों बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन द टीसीए साइकिल 1 एसिटाइल कोलिन एंजाइम यील्ड्स, क्या क्या हमारे पास लेके आता है 1 एसिटाइल कोलिन से। अब देखिए जाए यहाँ पे 1 एसिटाइल कोलिन यहाँ पे हमारे पास एंटर कर रहा है इनटू द क्रैब साइकिल। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आपके पास एक NAD यहाँ पे निकल रहा है, दूसरा NAD यहाँ पे निकल रहा है, तीसरा NAD यहाँ पे निकल रहा है, यानी कि 3 हमारे पास क्या निकल रहे हैं सर? NAD, NADH। NADH की फुल फॉर्म क्या रहती है? निकोटीन डायमाइड, हमारे पास निकोटीनामाइड, ठीक है, सॉरी निकोटीनामाइड एडिनिन डायमाइड हमारे पास क्या रहती है इसकी? हाइड्रोजन फुल फॉर्म रहती है इसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 NAD आ गए, तो आंसर तो आई गेस पहले ही निकल गया, नहीं 2 ऑप्शन है, ठीक है। FAD कितने हैं? FAD एक ये रहा, एंड देन हमारे पास ATP कितने आ गए? ATP या GTP यहाँ पे एक रहता, ठीक है, ATP और GTP यहाँ पे एक रहता। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। 3 NADH, एक FADH2 एंड एक ATP हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, नहीं यही आंसर है इसका, दैट इज डी ऑप्शन, 3 NADH, 1 FADH एंड 1 ATP। अब यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए दिया है, मान लो इसकी जगह आपसे पूछा जाए 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके पास कितने ये सब बनेंगे? तब यहाँ पे हमारे पास आंसर वेरी करता है। अब हमें पता है एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास ग्लूकोज से ही बन रहा है। अब ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वेयरएज एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ऐसा मत समझने लग जाना एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास 3 बनेंगे, यहाँ पे नहीं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास जब आपके पास पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड कितने बनेंगे इसके पास? पायरुविक एसिड या बनेंगे हमारे पास, यानी कि 3 कार्बन है, ये भी 2 बनेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जब आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहां पे हमारे पास लिंकिंग रिएक्शन जब होती है, वहां पे हमारे पास जब लिंकिंग रिएक्शन होती है तब वहां पे हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर जाती है। दैट मीन्स आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 ही बनेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 ही बनेंगे, यानी कि इन सब का कितना हो जाएगा? बेसिकली डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 ATP molecules will be formed from 1 glucose molecule। क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। हाँ जी, इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों को ट्रिक बता सकता हूँ, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा उसके लिए। ट्रिक ये है, ट्रिक को सुनेंगे ध्यान से। A city is kept
सीक्रेट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। आप सिट्रिक एसिड साइकिल को ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए अ सिटी इज केप्ट, हाँ जी, सीक्रेट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपके पास इजी तरीका है बिल्कुल आपके पास क्रैप साइकिल याद करने का। ठीक है, C3 साइकिल, सॉरी हमारे पास TCA साइकिल याद रखने का। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे NADH निकल रहा है, कितने, अगर ये भी याद नहीं रहता आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कितने NADH निकल रहे हैं, कितने FADH निकल रहे हैं और कितने ATP निकल रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which enzyme class would be involved if a reaction removes a group from a substrate without hydrolysis leaving a double bond। बेसिकली आपसे पूछ रहा है, आपने एक बॉन्ड को तोड़ना है बट वहां पे आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, विदाउट हाइड्रोलिसिस यानी कि विदाउट ब्रेकिंग द यूजिंग द वाटर, आपको डबल बॉन्ड बनाना है वहां पे। तो आप वहां पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे? अब हमें पता है जब वहां पे हमें डबल बॉन्ड तोड़ना है, यानी कि सॉरी एक बॉन्ड तोड़ना है, हमें कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइसिस। अब एंजाइम के आपके पास याद कैसे रखते हैं आप? एंजाइम के टाइप्स को याद रख सकते हैं, दिस ओवर द हिल। कैसे याद रखेंगे? ओवर द हिल, ओवर से पूरा याद रखेंगे, द से भी पूरा याद रखेंगे, HILL। ये 5 टाइप के एंजाइम्स आपके पास कौन कौन से? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, डी से याद रखेंगे ट्रांसफरेजेस, ठीक है, H से हाइड्रोलेजेस, I से आइसोमरेजेस, L से 2 L है, एक से लाइगेजेस और दूसरा लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस मींस जो 2 बॉन्ड्स को जोड़ देंगे, लाइगेजेस मींस जो 2 बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब लाइगेजेस 2 जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोलेज एंड सिंपल लाइगेज, दोनों में फर्क क्या है? एक हाइड्रोलाइगेजेस, हाइड्रो मींस वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस में अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड बाय हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस एंड कॉज्ड बाय हाइड्रोलाइगेजेस। वेयर एज अगर आप सिंपल लाइगेसिस कर रहे हो लिविंग अ डबल बॉन्ड, तो वहां पे हमारे पास कौन से एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे? दैट विल बी लाइगेसिस। ट्रांसफरेजेस का काम क्या है? लाइगेजेस का काम क्या है? हाइड्रोलाइजेज। अब दोनों को तो इसके तो इस्तेमाल हमने कर दिया। हाइड्रोलाइजेज मींस आपके पास वाटर की प्रेजेंस में आपके पास ब्रेक डाउन करेगा। ट्रांसफरेजेस क्या करेंगे? लेट अस से ए बॉन्ड बी है तो वहां पे कोई सी आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे? ए बॉन्ड सी बना देंगे प्लस बी को अलग छोड़ देंगे। दैट इज ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर वन, दैट इज डन बाय ट्रांसफरेजेस। लाइगेजेस आपके पास 2 बॉन्ड्स को आपस में जोड़ देंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा एंजाइम्स वगैरह। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया। वैसे हमने समझा दिया अच्छे से, बट किसी को अगर फिर भी समझ नहीं आया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात। और जैसा मैंने आपको पहले अपनी जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चन मान के आप चलिए आपको +2 की NCERT से ही आ रहे, और वो चीज़ अभी तक आपको पता चल गई। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2024 की बात कर रहा हूँ, ये 2026 की ही बात की जा रही है, आज से 3 महीने पहले की ही बात की जा रही है। दैट इसका मतलब ये है कि भाई आपका सिलेबस नहीं एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है? आपको +1 +2 की NCERT है वो बेसिकली खा जानी। एक होता है पढ़नी है, एक होती है खा जानी। आपको खा जानी है ताकि अच्छे से प्रेपरेशन हो सके, जहां मर्जी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT। इन पिंग पोंग मैकेनिज्म, हालांकि है NCERT बट कॉन्सेप्ट वहीं से। इन पिंग पोंग मैकेनिज्म द एंजाइम requires ATP is transiently modified between substrate bindings, binds both substrates simultaneously, never forms intermediates। अब पिंग पोंग मैकेनिज्म इज सिंपली लाइक लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बता देता हूँ क्या होता है। तो हमारे पास एंजाइम आया, एंजाइम के साथ एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बना देंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यही सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट में।
एंड देन आपके पास एंजाइम अलग हो जाएगा, देन प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इसी को इन्होंने पिंग पैंग मैकेनिज्म बता देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट से आपके पास एंजाइम ये बना, उसके बाद वापस से एंजाइम प्रोडक्ट बना, एंड देन वापस से एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज पिंग पोंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली आपके पास एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट देना, ये वाली स्टेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेज। बेसिकली ये क्या करता है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बाय फॉर्मिंग द ट्रांजिएंट रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका, दैट इज बी ऑप्शन, इज ट्रांजिएंटली मॉडिफाइड बिटवीन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, बाइंड्स टू बोथ सबस्ट्रेट साइमल्टेनियसली, नहीं। नेवर फॉर्म इंटरमीडिएट्स, नहीं। रिक्वायर्स एटीपी, समटाइम्स रिक्वायर्स एंजाइम एटीपी बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका, दैट इज बी ऑप्शन। हाँ जी, ये आपकी पिंग पोंग मैकेनिज्म है, सेम उसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया जो अभी हमने पढ़ी। अगेन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको जो अभी हमने पढ़ा वो समझ नहीं आया। ठीक है, बहुत इजी वे में यहाँ पे समझाया गया कि कैसे आपके पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आता, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, उसके बाद आपके पास एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अ न्यू सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस इज पिंग पोंग मैकेनिज्म। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही डिराइव्ड है, कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी से ही डिराइव्ड है, बट उसको यूज अलग तरीके। अब एनसीईआरटी में आपके पास पिंग पोंग मैकेनिज्म नहीं दिया, उसमें आपके पास सिर्फ लॉकेंट की हाइपोथेसिस दी हुई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment maximum accumulation of bacteria was observed in a region of algal filament exposed to red and blue light. What does this indicate about photosynthesis in these regions? बेसिकली आपके पास किसकी बात करें, यहाँ पे एंगलमैन एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। हमारे पास एंगलमैन ने, भाई साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को पास किया। अब वहाँ पे उसने क्या किया, एक बेसिकली एक बन गया हमारे पास, वो बन गया स्ट्रेटिफिकेशन बन गई ऑफ लाइट्स की। अब उसने क्या किया, उसी सनलाइट को फोकस किया, उसी स्ट्रेटिफाइड लाइट को फोकस किया एक हमारे पास एल्गी के ऊपर जो कि फोटोसिंथेसिस करेगी। अब उसने एक चीज नोटिस की कि मोस्ट, अब उसने उस पानी में डाल दिए बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया डाले, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया है, उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते तो फर्क नहीं पड़ता, बट उसने लिए एरोबिक बैक्टीरिया जिसको चाहिए ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन उसने देखी कि सर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है रेड एंड ब्लू रीजन्स, रेड एंड ब्लू रीजन्स में हमारे पास सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है बैक्टीरिया। दैट मींस ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पे इवॉल्व हो रही है। ठीक है, बच्चा उसको लेटेस्ट से लॉलीपॉप पसंद है तो वो कहां पे जाके चिपक जाएगा, लॉलीपॉप वाली दुकान में। तो सिमिलरली एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उनको क्या पसंद है, ऑक्सीजन पसंद है, तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन उनकी कहां पे होगी, रेड रीजन और ब्लू रीजन में। दैट मीन्स आपके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व कहां पे हो रही थी, रेड रीजन एंड ब्लू रीजन। ठीक है, दैट वाज अबाउट द एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। आते हैं ऑप्शंस पे। फोटोसिंथेसिस इज इनहिबिट बाय रेड एंड ब्लू रीजन्स, नहीं सर, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हो रही है। बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस क्लोरोफिल, हाई हाई, बैक्टीरिया कब से क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने लगे, हालांकि अगर ब्लू ग्रीन एल्गी होता तो प्रोड्यूस कर लेता, बट डज नॉट प्रोड्यूसेस, एरोबिक बैक्टीरिया डज नॉट प्रोड्यूसेस ये। ऑक्सीजन इवॉल्व इज मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट, हाँ जी, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पे इवॉल्व होगी, जब से जहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां पे होगी, रेड और ब्लू रीजन। चौथा ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन डार्कनेस, हालांकि फोटोसिंथेसिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, बट इट इज अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट हमारे पास एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं आप कि आपके पास ये जो ब्लू रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया आ गए, एज वेल एज आपके पास रेड रीजन के आसपास सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आ गए, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, दैट वाज अबाउट एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट। ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आपका जोसेफ प्रेस्ले वाला एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसके बाद आपके पास इग्नाउस वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंट्स तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती। क्लियर, अगला क्वेश्चन आ गया, देखो। Egginghaus observed bubbles around the green parts of aquatic plants in bright sunlight. These bubbles were later identified as dash. तो इसके लिए आपको स्टोरी पता होनी चाहिए पहले। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, ये ढूंढ रहे थे बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास प्रेस्ले आए, उन्होंने क्या किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या था,
जल्दी से पढ़ के बताएंगे। बेल जार एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, सबसे पहले एक चूहे को जार के नीचे बंद रख दिया। अब जार के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो मर गया। बाद में उसने क्या किया, उसी जार के अंदर एक प्लांट रख दिया तो चूहा जिंदा बच गया। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो चूहे के साथ नहीं हुआ था, वो कैंडल के साथ हुआ था। उसने क्या किया था, कैंडल जलाई, उसके ऊपर वो जार रख दिया ट्रांसपेरेंट सा, और कुछ देर के बाद कैंडल बुझ गई। अब उसने उसी टाइम पे क्या किया, उधर एक मिंट प्लांट रखा, बेसिकली एक प्लांट रखा उसने, कोई सा भी प्लांट, और उसके ऊपर उसने जार लगा दिया। अब इस टाइम पे आपकी कैंडल नहीं बुझी। दैट मीन्स बेसिकली उसने क्या किया, ये किया कि आपके पास जो कैंडल है वो हवा में कुछ एक चीजें ऐसी कर रही है। प्लांट जो क्या कर रहा है, अब प्लांट उस हवा को रिस्टोर कर रहा है। दैट वॉज हिज ऑब्जर्वेशन, बट वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाया था कि क्या था। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास इग्नाउस आए थे। उसने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया और उसको कहाँ पे रख दिया, उसको रख दिया उसने धूप में। धूप में रख दिया तो वहां पे उसके ऊपर बबल्स आने लग गए। जब वो बबल्स आए, बाद में ये पाया गया कि ये बबल्स किसके बबल्स हैं, ये बबल्स हैं, दीज बबल्स आर ऑफ ऑक्सीजन। वो बबल्स किसके बबल्स है, ऑक्सीजन। तभी आपके पास वो कैंडल कॉन्टिन्यूसली जल पाई, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बिना ऑक्सीजन के तो आग लग ही नहीं सकती, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लग सकती। इसलिए बहुत प्यारी चीज बेटा, कभी आग लगी हो बिल्डिंग में और वहां से बंदा चलता आ रहा है, बचाओ बचाओ, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पानी मारेंगे उसको? सबसे पहला काम करेंगे आप उसके ऊपर कंबल डालेंगे। कंबल डालेंगे तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हो जाएगी कट, एंड आग बुझ जाएगी, ठीक है। अब वो एलपीजी वाले वो देखते तो सबसे पहले वो पानी थोड़ी ना मारेंगे उसके ऊपर, वो सबसे पहले एलपीजी की उसको ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाएगी तो कंबशन ही नहीं होगी। ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाएगी तो कंबशन नहीं होगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ज़्यादा दूर नहीं घुसते। तो ये आपके पास, हमारे पास वही एक्सपेरिमेंट था। ऑक्सीजन आपके पास उसने यह किया, सबसे पहले लीव्स को ले ली तो ऑक्सीजन बन गई। उसके बाद इसने ग्रीन के पार्ट्स के कुछ और पार्ट्स को ले लिया, तब भी ऑक्सीजन बन गई। उसके बाद इसने नॉन ग्रीन प्लांट्स को लिया था तो यहाँ पे नो ऑक्सीजन वॉज फॉर्म्ड। तो बेसिकली इसका बोलने का ये मतलब था कि ग्रीन पार्ट्स हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा बेसिकली ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a effect of ethylene on the plant growth? प्लांट ग्रोथ हमारे पास 5, कौन कौन से? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, जिबरलिन्स एंड एब्सेसिकेट्स। अब अगर मैं इनकी मोटी मोटी क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो दीज ऑल द 4 आर प्रोमोटर्स। अब सभी को तो मैं प्रोमोटर नहीं बोल पाऊंगा, इथाइलिन मिक्स्ड हमारे पास ये रहता है। बेसिकली ये तीनों प्रोमोटर्स हैं। एब्सेसिक एसिड इज इनहिबिटर। अभी बाकियों पे नहीं जाते हैं। अब एक और चीज, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। सो डज इथाइलिन्स एंड जिबरलिन्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू इथाइलिन, एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स इज नॉट एन इफेक्ट। हाँ जी, करवाता है। एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स करवाता है, बिल्कुल करवाता है सर। फ्रूट राइपनिंग, हाँ जी, इथाइलिन ही तो इस्तेमाल करते हैं। कभी तुम लोगों ने देखा है कि अपने आप केले को या मैंगोज, अगर आप बहुत, मतलब अगर आप लोगों ने फार्मिंग वगैरह में की होगी तो उस आपको पता होगा, उस टाइम पे पता होगा कि जब आपके पास केले होते हैं उनको कच्चे उतार लिया जाता है और उनको भूसे में रख दिया जाता है। बिकॉज क्या होता है कि जो फ्रूट राइप, आसपास जो आपके पास फ्रूट पक रहे होते हैं वो इथाइलिन रिलीज करते हैं, जो कि बाकी इसको भी पका देते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इनिबिशन ऑफ सेनेसेंस इन लीव्स, इनिबिशन ऑफ सेनेसेंस इन लीव्स, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये इनिबिट नहीं करता है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस, इट डज नॉट इनिबिट सेनेसेंस, इट प्रमोट्स सेनेसेंस। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका, दैट इज सी ऑप्शन, इनिबिट ऑफ सेनेसेंस इन लीव्स। सिंपल सा दिमाग लगाना है, ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ इथाइलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the primary component of enzyme that determines its function? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास एक एंजाइम में कौन सी चीज है
जो कि उसका फंक्शन डिटरमाइन करती है। एक चीज आप लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स और कैटलिस्ट में फर्क क्या है? एंजाइम्स ऑर्गेनिक हैं, कैटलिस्ट आपके इनऑर्गेनिक है। अब एंजाइम्स ऑर्गेनिक हैं, दैट मीन्स किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होने चाहिए। तो वो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं? दैट आर फ्रॉम प्रोटीन्स। एंड कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ राइबोजाइम्स, दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स, जो कि आपके पास आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, ओनली दो ही टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स या आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, दे आर एंजाइम्स। तो बेसिकली आंसर तो पता चली गया होगा अभी तक। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, प्रोटीन्स और आरएनए। ठीक है, ज्यादा विटामिन, हालांकि कुछ एक विटामिन आपके पास को फैक्टर भी एज अ काम करते हैं, बट नॉट एज अ एंजाइम इटसेल्फ। ठीक है, लिपिड का कोई लेना देना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का कोई लेना देना नहीं है। इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास नंबर देता है कौन सा प्रोटीन कहाँ पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स हमारे पास किस में पाया जाता है सर? ये पाया जाता है हमारे पास कैरेटिन में। कैरेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है सर? सिल्क में। ठीक है, सिल्क में। टर्शरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। याद रखना ये चीज को कि टर्शरी स्ट्रक्चर अगर टूट गया, टर्शरी स्ट्रक्चर अगर आपका डीनेचर हो गया, एंजाइम्स काम करना कब बंद करते हैं? जब डीनेचर हो जाता है। ठीक है, हाई फीवर नेसेसरी, मतलब अब डॉक्टर्स क्यों डर जाते हैं तब जब आपके पास हाई फीवर होने लगता है? बिकॉज हाई फीवर पे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर आपके प्रोटीन्स बॉडी के डीनेचर हो गए, यू विल डाई इवेंचुअली। तो दिस टर्शरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये अगर आपका डी जनरेट हो गया तो आप अल्टीमेटली मर जाएंगे, या बेसिकली एंजाइम्स खत्म हो जाएंगे। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वेयर दिस कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है हमारे पास? हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। लेट अस नॉट डिस्कस इट नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन। सक्सीनाइल कोलिन एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाय मिमिकिंग विद न्यूरोट्रांसमीटर सच एज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, विच आपसे पूछ रखा है बेसिकली। जो आपके पास सक्सीनाइल कोलिन है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है बाय किसको? किस न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक करके। बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, पहले आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरा एक जुड़वा भाई है, सेम शकल सूरत है, बट हाँ थोड़ा बहुत डीएनए तो डिफरेंस होगा। मेरा एक जुड़वा भाई है, उसकी सेम शक्ल और सूरत है। अब मैंने एक उबर बुक की। ठीक है, मैंने एक उबर बुक की और मेरी जगह पे जाके, या लेट अस से हम दोनों एक साथ खड़े हो गए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी बीइंग पिक्ड अप? 50% एंड 50% उसकी है। दैट मीन्स अगर मैं वहां पे अकेला खड़ा होता, अगर मैं वहां पे अकेला खड़ा होता तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी थी वहां पहुंचने की अपने घर पे? दैट शुड बी 100%। बट उसने मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी कम कर दी? 50%। सिमिलरली अब जितने ज्यादा आपके पास ये रहेंगे, जितने ज्यादा मेरे जैसे जुड़वा रहेंगे, उतनी मेरी प्रोबेबिलिटी घर पहुंचने की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि मेरी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट तो सिर्फ मेरे से बनना था, बाकी अगर मेरी जगह पे जाएंगे वो थोड़ी ना मेरा काम कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मेरी काम थोड़ी ना कर पाएंगे, वो तो बस मेरे जुड़वा हैं, मेरा काम थोड़ी ना कर पाएंगे, मेरे जैसा दिमाग थोड़ी ना लेके आ पाएंगे। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो दैट मीन्स वो मेरा काम नहीं कर सकते, बट स्टिल दे लुक लाइक मी, बट दे डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ मी। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर रहे हैं वहां पे बस वो खड़े हैं, वो घर पहुंच जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनने के लिए आपके पास सही सबस्ट्रेट का जुड़ना जरूरी है। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में होता ही यही है, आपके जो सबस्ट्रेट होते हैं उसकी तरह बहुत सारे सबस्ट्रेट वहां पे रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम्स बाकियों के साथ बाइंड करता है एंड प्रोडक्ट में आपके पास कमी आ जाती है। सक्सीनाइल कोलिन किस कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के साथ किसकी तरह मिमिक करता है? तो बेसिकली बेटा वो मिमिक करता है दिस एसिटाइल कोलिन। अब हमारे पास जो बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो वेरियस टाइप्स के, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। डोपामीन हैप्पीनेस के लिए हेल्प करता है। अपनी बॉडी ने कोई भी काम किया, डोपामीन रिलीज हो, आपकी बॉडी खुश होगी। आपने कोई भी अचीवमेंट की, आपने कोई भी टेस्ट क्लियर किया, आपकी बॉडी में डोपामीन बढ़ जाएगा, हैप्पीनेस हार्मोन। ठीक है, सेरोटोनिन स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, स्ट्रेस। नॉरएपिनेफ्रिन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एसिटाइल कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज हमारे पास थिंकिंग। अच्छा ठीक है, तो सक्सीनाइल अगर इसको रिप्लेस कर दे रहा है इन द इसके लिए, तो इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है?
सर अगर दैट मीन्स आपके पास एसिटाइल कोलिन नहीं होगा बॉडी में तो आपकी न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगी। न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगी दैट मीन्स हमारे पास नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से नहीं काम कर पाएगा तो सक्सिनाइल कोलिन को हम एक्ट यूज कर पाएंगे एज एन एनेस्थीसिया। ये प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको और कौन बताए, ठीक है। एसिटाइल सॉरी सक्सिनाइल कोलिन को हम यूज कर पाएंगे एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। आप इसको हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर ये जाएगा तो ये न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होने देगा, नर्वस ट्रांसमिशन नहीं होगी तो आपके पास सेंसेशन कैसे ऊपर जाएगी, तो इसको एज अ एनेस्थेटिक एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, Which of the following hormone helps seeds to withstand desiccation? Desiccation means drying out. अब बेसिकली सीड ड्राई आउट कब होगा, ठीक है। बेसिकली सीड ड्राई आउट कब होगा, जब वो जर्मिनेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो वो पैक्ड है, फुल्ली पैक्ड है। अगर वो जर्मिनेट कर गया कहाँ पे, इन सर्वाइवेबल कंडीशन में, यानी कि इन अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो देयर आर चांसेस कि वो सूख जाएगा, तो डेसिकेशन कर जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा जो कि इसको डेसिकेशन में, यानी कि जो कि आपका इनहिबिटर होगा, जो कि उसको जर्मिनेट करने नहीं देगा कि भाई अभी बाहर अनफेवरेबल कंडीशंस है, अभी जर्मिनेट नहीं होना है, तो कौन करेगा वो, इनहिबिटर। बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा इनहिबिटर है तीनों में से, ये तीनों तो प्रोमोटर्स है। आंसर रहेगा इसका दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज अ इनहिबिटर। तो वो क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस, इट प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी प्रमोट होगी तभी तो हमारे पास डेसिकेशन प्रिवेंट हो, ड्राइंग आउट ऑफ सीड प्रेजेंट होगा। हाँ जी, ठीक है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। इसका बेसिकली वही चीज है। ऑक्सिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, जिबरलिन सिमुलेट सेल एलोंगेशन, साइटोकाइनिन्स डिले सेनेसेंस, whereas एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स वाटर कंजर्वेशन, वही चीज आ गई सारी, एंड इथाइलिन इंड्यूसेस फ्रूट राइपनिंग। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजाइम्स कैटलाइज्ड बाय सबस्ट्रेट एक्सचेंज, the substrate may be transferred to a functional group to the enzyme which is then subsequently transferred to the substrate 2. This is called as dash mechanism. जिसने अभी लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, उसके लिए मक्खन क्वेश्चन है, एक होता है ना मक्खन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है मक्खन क्वेश्चन, जिसका आंसर है पिंग पोंग मैकेनिज्म। वापस से सेम कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ा रहा, वीडियो रिवर्स कर लो जिसको देखनी है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बाई सबस्ट्रेट एंजाइम। ये प्यारा सा क्वेश्चन है और थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है, नई वाली एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर। बाई सबस्ट्रेट, बाई मतलब सबस्ट्रेट, यानी कि जिसको 2 सबस्ट्रेट चाहिए। 2 सबस्ट्रेट किसको चाहिए, क्या वो ट्राई फॉस्फेट आइसोमरेज को चाहिए, क्या वो हेक्सोकाइनेज को चाहिए, क्या वो कैटलेज को चाहिए, या वो फॉस्फोग्लिटरेज म्यूटेज को चाहिए। अब पहले फंक्शन देख लेते हैं। ये एंजाइम हमने कहीं पढ़ रखा है, आइसोमरेज। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके पास आइसोमराइजेशन करता है किसकी, फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। कैटलेज हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज भी आपके पास क्या करता है, हेक्सोकाइनेज आपके पास नाम बोल रहा है इसका, दिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज है, अब ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ये मतलब क्या है इस चीज का, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो छठी पोजीशन पे मैंने फॉस्फेट लगा दिया। अब मैं जादूगर तो हूं नहीं कि टोपी से कबूतर निकाल दूंगा। सिमिलरली ये भी आपका जादूगर नहीं है कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज से उसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। इसको एक क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा। एटीपी के पास कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, और एक फॉस्फेट उसने कहाँ लगा दिया, 6th पोजीशन पे, तो उसके पास कितने एटीपी फॉस्फेट बच जाएंगे, 2 बचे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जब हम डिटेल्ड में इसकी सेशन लेके आएंगे तब हम वहां पे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब वो कन्वर्ट होगा तो एक तो एंजाइम इस्तेमाल होगा हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज को 2 चीजें चाहिए यहाँ पे, एक ग्लूकोज चाहिए और दूसरा एटीपी भी तो चाहिए। अब एटीपी के लिए इसको मैग्नीशियम भी चाहिए, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज हेक्सोकाइनेज। म्यूटेज का फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ये बेसिकली 2nd पोजीशन से 3rd पोजीशन पे ले आता है,
ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में 2 पीईपी को 3 पीईपी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the rate of enzyme catalyzed reaction when an enzyme concentration increases and the substrate is in excess? अब समझो इस चीज को, वापस आते हैं उस एग्जांपल पे। मैं बात कर रहा हूं कि मैंने उबर बुक किया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उबर भी अनलिमिटेड है, ठीक है, यानी कि आपने, उबर कौन है यहाँ पे, एंजाइम है जो कि मुझे लेके जाएगा, और मैं कौन हूं, मैं हूं सबस्ट्रेट। तो बेसिकली आपने क्या किया, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यानी कि उबर इंक्रीज करके एंड द सबस्ट्रेट इज एक्सेस, यानी कि मैं भी एक्सेस में हूं, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, द रेट इंक्रीज, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी नहीं कर सकती, इनएक्टिव भी नहीं होगी, आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज रेट इंक्रीजेस। इसका ग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो एंजाइम्स है वो लिमिट हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप एंजाइम कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहे हो, तो बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं वो अनलिमिटेड की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंटेंस लाइट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश। अब अगर आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, बेसिकली अगर आपकी बात की जाए तो लाइट इंटेंसिटी तो बेसिकली आपके पास जो सैचुरेशन होती है वो तो 1% पे आ जाती है, 1-2% पे। अगर आप बात करोगे डीप घने जंगलों की, तो वहां पे तो लाइट पेनिट्रेशन है ही नहीं नीचे, बट स्टिल वहां पे आपके पास प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे आपके पास जो लाइट सैचुरेशन है दैट अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली 1-2%। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक्सट्रीमली लाइट रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डैश। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपने एक्सट्रीमली को लाइट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दी, उसकी वजह से आपके पास फोटोसिंथेसिस का रेट कर गया डिक्रीज। अब ये डिक्रीज करता क्यों, अब बेसिकली क्या रहता है, हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं इन द लाइट रिएक्शन, वी हैव PS1 एंड PS2। PS1 एंड PS2, PS1 हमारे पास आता है 700 नैनोमीटर पे इसकी सैचुरेशन हो जाती है, वेयर PS2 आपके पास 680 नैनोमीटर पे इसकी सैचुरेशन हो जाती है। दैट मीन्स अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो पहले डैमेज कौन हो जाएगा, पहले डैमेज हो जाएगा सर हमारा PS2, एंड यही तो प्राइमरी हमारे पास रिसेप्टर है, यहीं पे तो हमारे पास प्राइमरी एक्साइटेशन हो रही है। तो अगर यही डैमेज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज करा जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज, हाँ जी, इनिबिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो बोला जाएगा सॉरी फोटोपीरियोडिज्म। यहां पे बेसिकली हमारे पास फ्लावरिंग होती है बेस्ड अपॉन फोटोपीरियोडिज्म, यानी कि आपके पास फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी फोटोट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है, जैसे सनफ्लावर करता है हमारे पास, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फोटोपीरियोडिज्म यानी कि फ्लावरिंग बेस्ड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, डे फ्लावरिंग एंड एज वेल एज नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स। वर्नलाइजेशन, एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू अ कोल्डर टेम्परेचर, तो ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा, आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज फोटो इनिबिशन। हाँ जी, क्लियर है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका ग्राफ रहेगा, पहले बढ़ेगी उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, देन फोटो इनिबिशन, दैट मींस आपके पास जो एंजाइम्स हैं वो डैमेज होने लग गए, P680 आपका डैमेज होने लग गया, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने लग जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इनिबिशन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब आप बोलोगे सर इतना कौन याद रखेगा, इतना कौन याद रखेगा, बट इसके लिए भी एक बहुत सी सिंपल ट्रिक है। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, टेटनस, रैपिड स्पैज्म। रैपिड स्पैज्म, बेसिकली आपके पास रैपिड स्पैज्म होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, तो उसका क्या लेना देना सर यहाँ पे, उसका क्या लेना देना है यहाँ पे, देखो अब उसके लिए आपको चाहिए ATP, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो, अगर आपने नर्व स्टिमुलेशन अच्छे से पढ़ी है, तो उसमें आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको पता हो कि जिस टाइम पे सार्कोप्लाज्मा में हमारे पास कैल्शियम जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है किसके लिए, फॉर द ATP हाइड्रोलिसिस। तो वहां पे आपके पास अगर आप ATP ही नहीं होगा तो दैट इज ये आप बी ऑप्शन, यानी कि ए का आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, अगला बात की जाए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सर फोटोसिंथेसिस का कहीं ना कहीं लेना देना, दैट मींस क्लोरोफिल के साथ उसका कहीं ना कहीं लेना देना। हाँ जी, तो ए का सेकंड बी का थर्ड, ऐसा कोई ऑप्शन है, ए का सेकंड बी का थर्ड, ये तो सर दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, तो इसमें से करेक्ट वन कौन सा है, तो क्लोराइड पायरुवेट,
इन द कैम प्लांट्स, ठीक है, पोटाशियम फॉर सम फंक्शन, यस, सी ऑप्शन का फर्स्ट एंड सोडियम का डी, यानी कि सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, लेट्स फाइंड आउट। सॉरी, ये उल्टा हो गया। हाँ जी, रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ठीक है, क्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन एंड सोडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ फोटो, ठीक है, ये देख लेना बेटा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईस्ट फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ डैश। अब समझेंगे इस चीज को। हमारे पास बन गया पायरुविक एसिड, कहां पे? पायरुविक एसिड हमारे पास बन गया इन द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से आपने बना दिया पायरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो नहीं इतना डिटेल में, वो हम सेशन में करेंगे। अभी हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड के साथ क्या हो। अब पायरुविक एसिड से आप 3 प्रोसेसेस कर सकते हैं, या तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी बना लो। दूसरा आप कर लो सर फर्मेंटेशन, दूसरा आप कर लो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल के पास कितने कार्बन होते हैं सर? CH3CH2OH, यानी कि C2H H5OH। तो बेसिकली 2 कार्बन, तो 1 कार्बन कहां जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तीसरी प्रोसेस क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, मसल सेल्स में होती है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। उसका स्ट्रक्चर अभी नहीं बताऊंगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बन रहा है इथेनॉल, तो वहां पे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दैट मीन्स आपके पास अब यही प्रोसेस तो इस्तेमाल होती है हमारे पास वाइन बनाने में, बियर बनाने में, एंड सेम प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड आपके घर पे जो डो बन रहा है। दैट मीन्स अगर आपके घर पे जो डो बन रहा है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, यस, इन बट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज, आपको पता भी नहीं चलता सर, ठीक है। ऐसा मत कर देना बेटा, वो केक वगैरह खाना मत छोड़ देना मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, होती है बट बहुत कम कंसेंट्रेशन होती है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लफिंग ऑफ केक। हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ पे एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल होगा, और बेसिकली यहाँ पे एक और चीज इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो बट आई गेस हमारे को यहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा, दैट इज लैक्टिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। तो हाँ जी, इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड पायरुविक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन। पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, देखो इसका नाम बोल रहा है डी कार्बोक्सिलेज। आप बेसिकली CO2 ग्रुप को रिमूव कर रहे हो, ये देखो कहां से रिमूव कर रहे हो? पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड से जब आपने CO2 रिमूव कर दी, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन कर दी, तो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा? दैट इज पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर शुड बी आर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही सर। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखो, बाकी चीजें ऐसी नहीं होती है, आ जाएंगी, बाकी चीजें बहुत आराम से आ जाएंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है। टाइम ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। इन अ कंटेक्स्ट ऑफ प्रेस्ली सेटअप, वापिस से वहीं से क्वेश्चन आ गया एक्सपेरिमेंट से। ये अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट्स कितना, एक्सपेरिमेंट्स और एंजाइम्स यहाँ पे आपके पास थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेस्लीज एक्सपेरिमेंट द कैंडल कैन बी रीलेट विदाउट डिस्टर्बिंग द जार इफ। उसने क्या किया था? पहले उसने सिंपली वहाँ पे कैंडल रखी, उसके ऊपर जार लगाया, कैंडल बुझ गई। दूसरे इसमें क्या किया उसने? प्लांट रख दिया साथ में, ताकि वो ऑक्सीजन वहाँ से इवॉल्व होती रहे, ठीक है। द जार इज केप्ट इन डार्क, नहीं। द जार की सीड विल वैक्स, नहीं। द जार, यस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब लड्डू क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इजी क्वेश्चन भी होंगे, टफ क्वेश्चन भी होंगे। तो सारे ही क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, कुछ ईजी भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the reaction rate increases in a single substrate enzyme reaction? बेसिकली यहाँ पे आपसे बात पूछ रहा है कि आपके पास जो सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन है वहाँ पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज, नहीं। सबस्ट्रेट तो सेम रहता है। एंजाइम प्रोवाइड मोर एनर्जी, नहीं। एंजाइम्स कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, यस। दैट इज एग्जैक्टली हाउ हमारे पास एंजाइम्स ऐसे ही तो काम करते हैं। एंजाइम्स बेसिकली काम कैसे करते हैं? दे
डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे गलत डायग्राम लग गई है, ये हमारे पास वही है एक्सपेरिमेंट वाली, ठीक, उसको देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स फॉलोज अ सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म। सेम वहीं से क्वेश्चन आ गया, अब हमारे पास बाई सबस्ट्रेट पूछा गया था, यहाँ पे आपके पास सिंगल पूछा गया। डीएनए पॉलीमरेज, दैट मीन्स अगर आपको एक चीज यहाँ पे, अगर आपने पिछला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा तो आपको ये वाला आंसर भी आ जाना चाहिए। वहां पे इनमें से एक ही ऑप्शन था आपके पास जो कि वहां पे प्रेजेंट था और उसको हमने टिक नहीं मारा था, दैट वाज दिस वन, आइसोमरेज। दिस इज बाकी सारे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन। ये पिछला क्वेश्चन देख लेना, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पिछले क्वेश्चन में मिल जाएगी, वीडियो रिवर्स कर लो, आपको वहां पे आंसर इसका मिल जाएगा, जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चन। विच ऑफ द, वेयर इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड दैट इनिशिएट्स फ्लोरल इंडक्शन। परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड, अब फोटो पीरियड की परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली पता करना। फॉर एग्जांपल मेरी परसेप्शन ऑफ स्मेल किससे है, किसकी वजह से, नाक की वजह से। मेरी परसेप्शन ऑफ टेस्ट किसकी वजह से, टंग की वजह से। अगर मेरी जीभ ही गाड़ दोगे तो मेरे को परसेप्शन ऑफ टेस्ट कहाँ से होगी। तो सिमिलरली ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बेसिकली आपके पास फोटो पीरियड के लिए आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास फ्लोरल इंडक्शन हो रही है, मतलब प्लांट खिल रहा है, बंद हो रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है, उसके पास ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है। तो क्या वो लीव्स हैं, क्या वो शूट एपेसिस हैं, क्या वो रूट्स हैं, या वो फ्लावर्स हैं। रूट्स तो जमीन के अंदर है, इनका कोई लेना देना नहीं। फ्लावर्स सबके पास नहीं होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के पास तो फ्लावर्स ही नहीं है। शूट एपाइसिस, वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, तो आंसर होगा दैट इज लीव्स। लीव्स हमारे पास बेसिकली सेंस कर सकती हैं, उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, तो कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर्स, जो आपके पास सेंस कर सकते हैं कि अभी लाइट आ गई, अभी लाइट चली गई, तो उसके हिसाब से बाकी एक्टिविटीज भी मेंशन हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है ग्लाइकोलिसिस के लिए। अगेन ग्लाइकोलिसिस, ETS साइकिल, एंजाइम्स, एज वेल एज हमारे पास आपके पास क्या चीज़ें पूछ ली, एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास आज के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पे इन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें। हाँ जी, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हमारे से क्या पूछ रखी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यस, बिकॉज यहाँ पे अगर NADP नहीं आएगा, पायरुविक एसिड ही नहीं बनेगा, तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिबरेट्स 4 ATP, ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, बिकॉज नेट गेन हमारे पास 2 ATP होता है, बट अगर ओवरऑल गेन की बात की जाए तो 4 ATP ही है, तो स्टेटमेंट को अभी के लिए मैं करेक्ट मान के चलूंगा। इन रेस्पिरेशन द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू द लेवल ऑफ पायरुवेट, यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर बेसिकली इसका ही है, इट इज क्रूशियल फॉर फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज नॉट ऑलवेज। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, बैक्टीरियाज की बात की जाए, उनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, तो वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ से विड्रॉ करते हैं, फ्रॉम दिस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। जिनके पास तो सिर्फ साइटोप्लाज्म है ना, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, तो आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, इट डज नॉट प्ले क्रूशियल रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। स्मार्टली काम करना, हालांकि ये स्टेटमेंट भी गलत हो सकती थी, बिकॉज नेट गेन हमारे पास 2 ATP रहता है, नेट गेन तो 2 ही ATP रहता है, और अगर इसको मैं और एक्सप्लेनेशन जाके खोलूँ तो हमारे पास NADP भी बन रहा है, जो कि आगे जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास 2 ATP और से देगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो स्टेटमेंट को करेक्ट ही मानेंगे, तो आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, बी ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट आंसर। तो विद दिस हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मेक श्योर यू गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेटा बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो आप श्योर कीजिए कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी लाइक कीजिए, एज वेल एज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके तक ऊपर साथ डेली लेके आ पाए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। हैव अ गुड डे गाइस, जय हिंद।